तो सर एक टॉपिक जो हमारे गर्म जोशी के साथ डिस्कस किया जाता है, जिसको मैं बार बार चाहता हूं कि क्लियर किया जाए और अपनी छोटी छोटी सी डिबेट्स में, टॉपिक्स में ये जो गिरा है खोलने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। आसिफ भाई, वर्दी और शेरवानी, आपका क्या ख्याल है? ये वर्दी और शेरवानी पावर की जंग नहीं है, या ये दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं? इन खाकी वर्दी में भी और आपकी शेरवानी के पीछे भी तो स्किन तो वही है, जो दोनों तरफ एक ही लोग हैं, तो हम इनको डिफरेंशिएट क्यों करके बैठे हुए हैं? 68 में इंडियन पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक ये डिसाइड कर लिया था कि हम पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, हम इनको अंदर से तोड़ेंगे। समझे जरा, किन्होंने डिसाइड कर लिया था सर? इंडियंस ने। अच्छा, इंडियन में। सही है। जब 65 की वॉर, आप भले कहते नहीं, हमारे सियासतदान कहते नहीं हम जीते ही हारे, ये डिफरेंट स्टोरीज है, मगर इंडियन पार्लियामेंट कहता है कि हम हारे हैं। उनके रिकॉर्ड है। अच्छा, क्या पार्लियामेंट का वहां फैसला हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर हम घुस के इनको इनके बंदों से काम खराब करवाएंगे। अच्छा, उसका हम लिपेट में आए हुए हैं। अच्छा सर, तो उसमें आप ये नहीं सोचते कि ये कौन लोग हैं जो 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 उनकी सुन रहे हैं? ये कौन लोग हैं? बहुत से लोग हैं सर। कौन, कितने? फिर उसे एक दफा आप मेरी पहले भी बहस हो चुकी है आपसे, ये कितने परसेंट लोग हैं? हम सर मैथ्स के साथ, सर मैथ्स के साथ खेलें। आजकल साइंस का दौरा है, हर चीज बड़ी क्लियर हो सकती है। ये 10 to 15% है बस। हाँ, तो बाकी कौम सारी सही है? बाकी सही है। अच्छा अच्छा, इनके साथ भी बहुत लोग मफाद परस्त हैं। उनको पता है हकीकत क्या है, मगर वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं। तो आप नहीं सोचते सर, जो नीचे की जो परसेंटेज है, जिसको आप 85% कह रहे हैं, अगर उनको ऊपर आके उन्हीं पोजीशन से, क्योंकि मेरे ख्याल से आप उन बाहैसियत लोगों की बात करें 10 to 15% जिनके पास इख्तिदार है, पावर है, आप उन 10-15% की बात करें, तो नीचे का जो जिसके पास पावर नहीं है, अगर उसको ऊपर लाके खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो वही काम नहीं करेगा जो अभी कर रहे हैं इख्तिदार वाले। उसके लिए आपको बचपन से उस तरह जहन साजी करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो फिर सर हम क्यों कहते हैं कि वर्दी का? अच्छा आसिफ भाई, अभी आपने कहा कि वर्दी, अभी कुछ पहले ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी, आपने कहा बाजवा साहब ने किसी मसलहत के तहत ये काम किया, तो क्या मसलहत है सर? जरा आप स्क्रीन पे वाजे करें। जो मेरा सोर्स है उसके मुताबिक ना वो अमेरिका में है ना यूरोप में है, ठीक है, वो आपके मुसलमान ममालिक में से है। ना भी ले दूंगा कभी। सर खुल के बात करें कि कौन कौन किस में से आए? ये बाजवा साहब किसी में से है? नहीं, एक और जिसे जो मेरा सोर्स है। अच्छा, वो सोर्स जो आपका सोर्स है, सोर्स के मुताबिक बाजवा साहब को ऑप्शन दी गई कि या आप इस खिचड़ी हुकूमत को, लोगों को ये हुकूमत बना दें खिचड़ी की। अच्छा, ये जो पीडीएम और ये जो भी खिचड़ी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की खिचड़ी भी डाल दिए, चल चला दिया, खिचड़ी बना दी। ठीक है जी। या तो इस खिचड़ी को हुकूमत में आने दें, या आप इराक और लीबिया वाले हाल के लिए तैयार हो जाएं। अब समझे बात को, इधर फैसला करना बहुत मुश्किल है। हम सभी कहते थे कि मुशर्रफ साहब लेट गए थे एक फोन पे, नहीं, उसने कौम को उस वक्त भी बचाया था। आज भी बाजवा साहब वही काम कर रहे हैं। सर ये सर मैं आपको यहाँ पे सर रोकना चाहूंगा प्लीज सर। मेरा क्वेश्चन, क्योंकि इसी बड़ी प्यारा है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी जिसने आपको ये रिपोर्ट दी होगी, आपकी सोर्स ने, उसने यही बताया होगा कि मुशर्रफ साहब अगर ऐसा ना करते तो ये कुछ हो जाता। तो मुशर्रफ साहब ने इसलिए उस दौर के तकाजे के मुताबिक हुकूमत का तख्ता पलटा। ठीक है, तख्ता पलटा ना सर? हाँ जी। मैं जंग की बात कर रहा हूँ। जो अफगानिस्तान में हाल हुआ, पाकिस्तान का भी उसके साथ वही होता। क्यों सर? यही तो मेरा क्वेश्चन है, यही तो मेरा सवाल है कि ये, मैं आसिफ भाई, मेरा मौक़िफ़ ये है, ये जाती मफादात की जंग है, इसमें कोई ऐसा चक्कर हो नहीं सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ बातें। हाँ, मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से कहूंगा, कौम देखें, जब आप कहते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जैसे हम इमरान रियाज खान साहब के ऊपर कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, तो ये जो हमारे जनरल कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? नहीं, किसी की अभी उसे डिसीजन लेना है कि पूरी कौम को तबाह करना है, पूरे इलाके को तबाह करना है, या थोड़ा सा 20-25% पाकिस्तान की इकोनॉमी को। तो सर वो अकेला क्यों डिसीजन लेता? जनरल अकेला क्यों डिसीजन लेता? कौम से क्यों नहीं पूछता मैं मरना चाह रहा हूं? क्यों नहीं? वो अकेला नहीं लेता, उसके साथ बाकी जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी वो। सर पूरी कौम, 22 करोड़ कौम को बताना जरूरी नहीं समझना चाहिए उसको, कि पूरी 22 करोड़ आवाम को बताए कि प्रॉब्लम क्या? ये क्यों नहीं बता सकते सर? कुछ अपने सर यही देखिए मेरी बात, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी बात सुने सर। बाजवा साहब को, जो मेरे ख्याल में, मेरी काम लेमैन हो,
बाजवा साहब को चाहिए कि वो अपनी एक ट्रांसमिशन कैरी आउट करें, एक कौम के सामने आए, खिताब करें, बताएं कि जी मेरे सामने ये दो ऑप्शंस रखी जा रही हैं, कौम क्या चाहती है। कौम कह देती है कि बाजवा साहब हम आपको चाहते हैं हक पे खड़े हो, तो बाजवा साहब हक पे स्टैंड लें। वो अगर आप ऐसा तो नहीं होता कि बाजवा साहब ये सोचते हो कि वर्दी तो मैंने पहनी है, लड़ना तो मुझे पड़ेगा, ये तो पीछे खड़े रहेंगे, इनके दिमाग में ऐसे सवाल ऐसे आता होगा, फिर क्या होता सर? फौजी हाँ शायद हाँ उतनी देर उसको जान की फिक्र होती है हाँ जितनी देर पहली गोली नहीं चलती। बिलीव मी, अच्छा जब पहला फायर हो जाता है हाँ, उसके बाद उसको एक नहीं ही चीज है हाँ, जिसको कहते हैं गाजी या शहीद। या गाजी या शहीद। और तो सर वो पहली गोली तो नहीं चलती ना, आप ये सही कह रहे हैं। बाजवा साहब 16 बिलोच रेजिमेंट के बच्चे हैं, तो सर ये पहली गोली नहीं चलने देते ना। हाँ 1839 में जब अंग्रेज ने कराची पे कब्जा किया था, हाँ जी ईस्ट इंडियन कंपनी ने, हाँ जी उस वक्त जो बलोच उससे लड़े थे, हाँ जी उन लोगों ने सोच लिया था हाँ अपने जेन में हाँ कि गाजी या शहीद, या आपने मर जाना या अंग्रेज से जीतना है। ठीक है, ये लफ्ज वहां से चला था, गाजी या शहीद। ठीक है, ये बाजवा साहब गाजी या शहीद ब्रांच के बंदे नहीं लेकिन सर आप मेरा फिर सवाल है कि ये नहीं सोचते कि पहली गोली ना चले? नहीं, ये नहीं सोचते? नहीं सोचते, क्योंकि सर मेरा ख्याल ये है, मेरा मौकफ ये है मेरे दोस्तों के साथ, मैं इस वक्त देखें दोस्तों, इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, अमेरिका में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे गोरों के साथ बैठता उठता हूँ, मैंने इनकी जो अच्छी इलीट लॉबी है उसके साथ बैठ के कुछ मीटिंग्स की हैं, देखा। मैं ये सोचता हूँ कि ये लीस्ट कंसर्न है किसी भी मुल्क के साथ। इन लोगों के अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो डील कर रहे हैं, अगर अमेरिका को, क्योंकि बाजवा साहब को या मुशर्रफ साहब को, क्योंकि सबके पास एक एजेंडा होता है कि अमेरिका हमारे साथ ये कर देता, वरना तो पूरी दुनिया हमारा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अमेरिका ही है जो कर सकता है। तो मैं अपने दोस्तों को ये प्लेटफॉर्म से बता रहा हूं कि देखें अमेरिका के अंदर जो हम लोगों ने माइंड रीड किया यहाँ के पॉलिटिशियंस का, उनको आपकी सियासत से देयर लीस्ट कंसर्न, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। ये हमारे मुल्क के लोगों ने एक एजेंडे बनाए हुए हैं अपने जाती मफादात की खातर कि अमेरिका को जिन बनाया हुआ है। अमेरिका ने आज तक किसी कौम के साथ इस तरह गलत नहीं किया कि अगर वो कौम खुद से स्टैंड ना ले। इराक के ऊपर अगर आप जाएं तो इराक ने पहले ईरान पे हमला करवाया। हाँ जी, इराक की बात करते हैं जो अभी हुआ जी जी, उसकी एक गलती थी जी जी, 1986 में जी ये डिसाइड हो गया था जी कि जिस मुल्क का असला हाँ इसराइल तक पहुंचेगा हाँ उसकी फौज को तबाह करेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके तहत ये सारा काम हुआ था। 91 में हाँ जी, 91 में इन्होंने एक क्रूड मिसाइल फेंका था सद्दाम गवर्नमेंट ने, हाँ जो हाइफा में गिरा था, आपको इसराइल में, इसराइल में। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने सोच लिया था हमने इसको खत्म करना है, इराक को, एग्जैक्टली, ठीक है। उससे पहले डिफरेंट ऑपरेशंस होते रहे हैं। हाँ जी, उनके एटॉमिक घर के ऊपर भी बम्बारमेंट हुई। आप ही का माफ कर आसिफ भाई, आप अपने स्टैंड पॉइंट दे चुके हैं कि ईरान, अगर अमेरिका ने कुछ करना होता तो ईरान के साथ कर सकता था। ईरान ने अपना स्टैंड पॉइंट लिया, तो क्या किया अमेरिका ने ईरान के साथ? कुछ भी नहीं कर सका भाई। कितने हॉस्टेज 52 थे, हाँ, तो क्या कर सके थे? नवंबर 79 एग्जैक्टली। तो सर मेरा यही सवाल है कि आपके ये बात आपके मुशर्रफ और बाजवा को क्यों नहीं समझ में आती कि ये अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता? ये कौम को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? कौम को बेवकूफ नहीं बना जी, बिलीव मी, जी जी, वो कौम को बचा रहे हैं। मुशर्रफ ने भी बचाया था कि हाँ, किससे बचाया, किससे था ये बताएं। जो सारा दुनिया जहां से फौजें आई आपके अफगानिस्तान में, अगर वो अफगानिस्तान में आके इतना कुछ कर सकते थे, हाँ, तो पाकिस्तान के साथ भी करते। हैंग ऑन, हाँ, पाकिस्तान के साथ भी करते। पर करते क्यों? हाँ? क्यों करते? उनके पास क्या, हाँ बेस, ग्राउंड बेस क्या, पाकिस्तान से तो तिजारत भी कर रहे हैं। नहीं, हम तो पाकिस्तानी यहाँ मुकीम भी, हाँ, क्यों करते वो पाकिस्तान से? उनका टारगेट क्या था? हाँ, आप कहते रहे अफगानिस्तान था ना उनका टारगेट। अफगानिस्तान में टारगेट क्या था उनका? हाँ, कि हमें उसामा बिन लादेन चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, उन्होंने टारगेट अचीव किया, अचीव कर लिया। दुनिया जहान का मीडिया कुछ भी कहता रहे हाँ, कि वो जी अमेरिका हार गया, नहीं, हाँ, अमेरिका जीता, अपना टारगेट अचीव किया उन्होंने, टारगेट अचीव किया, अचीव कर लिया। दे आर विनर्स, दे आर विनर्स, एग्जैक्टली, ठीक है। तो पाकिस्तान से उनका क्या टारगेट था? मुझे, मैं अगर ये जो मुशर्रफ ने जो, हाँ, उनको रास्ता चाहिए अफगानिस्तान में, तो रास्ता दे देते। हाँ जी, तो पाकिस्तान ने दिया ना, दिया। तो वो रास्ता देने से रजीम चेंज का क्या ताल्लुक है? उन्हें आपकी गवर्नमेंट से, मेरा यही पॉइंट है कि उनको आपकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। जी जी, ये डिफरेंट स्टोरी है। इसमें आपके चाइना और अमेरिका की आपस में जंग है। आप सर नहीं सर, मेरी बात सुने, देखिए सर, ये देखें, मेरी बात सुने, अमेरिका चाहता है ये इकोनॉमिक वॉर है, ये इकोनॉमिक वॉर है, ये सुपर पावर रहना चाहते हैं, वो सुपर पावर बनने के चक्कर में है, बनने के चक्कर में, ठीक है, ठीक है, खड्डे में आके ये चाहते हैं कि चाइना को
कोने में रखा जाए, कॉर्नर किया जाए। अच्छा, उसके ठीक है। लिए पाकिस्तान का इनके साथ देना लाजिम है, इनके नजर में, वेस्ट की नजर में बात कर रहा हूं, खाली अमेरिका नहीं है, हाँ जी, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूरोप के ममालिक भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है। हाँ जी। ठीक है, सऊदीया डबल गेम करता है आपसे हमेशा पाकिस्तान से। चले वो तो फिर सऊदी है ना, मुसलमान भी है था ना। मुसलमानों ने कोई बात नहीं। मैंने बात यही है ना सर, कमाल के Double game। कमाल के हैं। अच्छा। नहीं मुसलमान का दावा तो मैं भी सर करता मेरे हूं, कहने का मस्जिद तो मैं जाता नहीं। सर मेरे कहने का मकसद है, मेरा हमारा टॉपिक आसिफ भाई ये है कि हमारी वर्दी के पास भी पावर है, शेरवानी के पास भी पावर है। मेरा मौकफ ये है, दोनों पार्टीज एक्सप्लॉइट करती हैं पावर को, और इससे इट डज नॉट मैटर कि आप यूनिफॉर्म में हैं या आप शेरवानी में हैं, आपने अब्यूज करना है क्योंकि आपकी ब्लड लाइन में ये चीज है। शेरवानी हमेशा ज्यादती करती है, और यही हमें सिखाते हैं, फौज की बात कर रहा हूँ, यही हमें सिखाते हैं कि दूसरे का हक मारना जायज है। फिर मैं आपको मिसाल, फौजी सिखाते हैं कौन? नहीं, शेरवानी वाले। शेरवानी सिखाती है वर्दी को कि हक मारना जायज है, वरना ये जितने आपके हैं। सर ये सिखाती कैसे है? क्या मतलब ये 16 साल की उम्र में होते हैं? जनरल 16 साल की उम्र का होता है? नहीं। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है आपने। हाँ जी। इससे पहले कौन थे? मुशर्रफ साहब थे, हाँ। जिन्होंने सब कुछ किया था। नवाज 50 से ऊपर की उम्र में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को हटा दिया। हाँ जी, नवाज शरीफ को हटा दिया उन्होंने, मुशर्रफ साहब ने। ये नहीं हटाया था ना? बिल्कुल हटा दिया था। उनके साथ क्या हुआ था? उनसे कितने जनरल्स को साइड पे करके उनको बनाया था चीफ आर्मी। हाँ बिल्कुल। उनको भी पता था कि वो उसके मेरिट के मुताबिक नहीं थे, ठीक है। उनको सुपरसीड करके बनाया गया। ठीक है। उनके लिए ये जायज, उन्होंने ये जायज समझा हाँ। कि हक मार के आगे आना जायज है। उन्होंने फिर मुशर्रफ साहब ने सीखा इनसे ये सीखा। सही है। अच्छा, आप कह रहे हैं मुशर्रफ साहब ने सीखा। ठीक है। उससे पहले भुट्टो साहब ने भी जिया साहब को यही सिखाया था। जिया साहब ने भी ये दूसरे सीखा। लोगों को पीछे करके मैं आपको आगे ले आऊं, अच्छा। जैसा आप दूसरे को पीछे करके खुद आगे आ जाओ, तो ये सिखाते हैं। तो सर ये जो सीखने वाला जो 50 साल के ऊपर से उम्र का बंदा, हाँ जी, तो जो सिखा रहा है उसकी उम्र क्या है? सॉरी, तो वो तो 60 साल का ना, वो तो साल के, लेकिन ये सीखने सिखाने वाली बात में समझ नहीं आ रही सर। कैसे नहीं? अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ, हाँ जी, बेटे को मैं बोलूं बेटा सिगरेट तो बेटा तो आपसे उम्र में फर्क है ना। इसी तरह फौजी को जब आप दूसरे का हक मार के आगे लाते हैं, हाँ तो उससे सीख लिया, समझ लीजिए मुल्क में जायज है। आपने हमें सिखाया। मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों एक ही भाई हैं। ये सीखने सिखाने वाला चक्कर नहीं है। मैं आपको मेरी बात सुने सर, अगर फौजी को शेरवानी बना दें और शेरवानी वाले को फौजी बना दें तो भी यही मसला होगा? नहीं, फिर भी अच्छा वो नहीं होगा। शेरवानी हमारे जियाउल हक साहब ने भी पहनी थी, बिल्कुल पहनी थी। हाँ तो बिल्कुल तो उन्हें तो उड़ा गया होगा, उन्हें मौका नहीं मिला ना। उससे पहले कल्चर वो इसलिए अच्छे है कि उन्हें मौका नहीं मिला। उससे पहले कल्चर क्या था पाकिस्तान का, उनके बाद का क्या है? आप ज्यादा उल्टी खोपड़ी के लोग ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में। मैं जियाउल हक साहब के दौर की बात कर रहा हूँ। उससे पहले हम लोग कुव्वत बर्दाश्त में ज्यादा थी पाकिस्तानियों में। उनके आने के बाद कुव्वत बर्दाश्त हमारे में खत्म हो गई। जिया साहब के बाद? हाँ जी, जो मुल्लाइज्म है ना, ये आए उस वक्त है। मुल्लाइज्म उस वक्त, ठीक है। ये एक तीसरी कैटेगरी है पाकिस्तानी कौम की। पहली कैटेगरी है शेरवानी, फिर दूसरी वर्दी, और तीसरी कैटेगरी मुल्लाइज्म। सही है। तीनों वैसे एक ही चमड़ी के हैं, तीनों एक ही कौम भी एक है, खून भी एक है, ब्लड लाइन भी वही है। एग्जैक्टली। तो तीनों ग्रुप से करना वही है। इनको आप किसी वर्दी वाले को मौलवी बना दें, मौलवी वाले को शेरवानी बना दें, शेरवानी वाले को वर्दी बना दें, यकीन करें होना यही कुछ है। जो मर्जी कर ले होना यही कुछ है। सब ने वही करना है जो वर्दी वाले ने किया, वो शेरवानी वाले ने वर्दी पहन के करना। ये सिर्फ हमारे बहाने हैं सर, क्योंकि ब्लड लाइन का मसला। अगर अच्छी कौम हो, मैं आपको अच्छी कौम की मिसाल देता हूँ, अच्छी कौम हो ना, तो जब शेरवानी वाले ने ज्यादती की वर्दी वाले के साथ, तो वर्दी वाला जब पावर में आया तो वो चीजें करेक्ट करता, ना कि वो वही काम करता जो शेरवानी वाले ने किया या जो वजीर आजम ने किया। तो इस बात को समझे, अच्छी कौमें गलत चीजों को पिकअप नहीं करती, क्योंकि हमारे अंदर मैग्नेट है गलत चीजों को पिक करने का, इसलिए हम गलत ही काम को पिक करते हैं। मैं अपनी कौम से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अपनी मॉरल्स को हाई करें। अगर कोई ज्यादती करता है तो उसके साथ जवाब ज्यादती का नहीं दिया जाता, हक पे खड़ा रहा जाता है। क्योंकि अगर आप ज्यादती करते रहेंगे, जिस तरह अगर वर्दी वाले ने ऐसा, देखिए मेरा आसिफ भाई, जमहूरियत को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रिवेल करना चाहिए।
आपकी आर्मी आर्म फोर्सेस को पता कि डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रिवेल करना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन हुई, 3 साल की गवर्नमेंट एक मैच्योर गवर्नमेंट थी ऑलमोस्ट, जिसको हटाया गया। अगर इसको हटाया ना जाता तो 5 साल के बाद आप एक रिजल्ट देख सकते थे कि इमरान खान ने क्या किया। अभी हमने इमरान खान को वक्त से पहले हटा दिया। एक वो कहते हैं ना, एक ऐसे बच्चे को हमने मफलूज किया जिसने भी चलना सीखा था। तो ये मेरे ख्याल से जायज नहीं था। होना ये चाहिए था कि इस गवर्नमेंट को पूरा टाइम दिया जाता, जो कि हमें अब, मैं आज से काफी अर्सा पहले ना ये नहीं सोचता था कि आर्मी वालों की कोई गलती है। मैं हकीकत जाने मैं प्रो आर्मी अभी भी हूं, मैं अभी भी प्रो आर्मी हूं, क्योंकि मैं आर्मी और शेरवानी को नहीं डिबेट करता, मैं कौम की बात करता। मैं कहता हूं हमारा कौम का मॉरल स्ट्रक्चर खराब है। अगर काम का मॉरल स्ट्रक्चर ठीक, आज से भाई एक आप अमेरिका में रहते हैं पिछले 11 साल से, मुझे एक बात है, यहाँ किसी वेटरन जो फौजी रिटायर्ड होता है, आप एवरेज माइट भी 2-4% होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ, कि आप जाएं उसके पास और उसको किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर लेके आना चाहें अमेरिका के खिलाफ, आप सोचते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा या उसको समझ में आएगी? सोचें, मुझे जवाब दें इसका। वो नहीं आएगा, सॉरी। उसकी वजह मतलब आप वजह आप टॉप के सियासतदान किसी से बात करते हैं, 90% को पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सिंपली सही है। और पूरा पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ बैठा हुआ। भाई फीड किया गया ना, फीड किया जा रहा। मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली 1986 से मैं चीख रहा हूँ कि सऊदीया पाकिस्तान के लिए गंद करता है। मैं वाजे कह रहा हूँ, हाँ जी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, सही तो मैं पहले कहता था, अभी तो एक मौलाना है हमारे बहुत बड़े, जो हमेशा हर एक को कह देते हैं कि जो यहूदी एजेंट है और फलाना है, वो खुद इसराइल से और सऊदीया से पैसे लेते बात देना, ठीक है, लेकिन हाँ, तो भाई ये हमें कहते हैं कुछ होता, हकीकत में कुछ सच बताते हैं। सर मेरा फिर यहाँ पे एक स्टैंड पॉइंट है, तमाम पाकिस्तानी कौम इस वक्त, अल्लाह करे कोई सऊदी भी सुन रहा हो, हम लोग मुसलमान हैं, भाई हैं। मेरा मैसेज अपने प्लेटफॉर्म से आसिफ भाई हमेशा ये रहता है कि हमें इकट्ठे होना है, मुत्तहिद होना है। मेरी अभी एक फलस्तीनी भाई से बात हुई, मैं होटल में ठहरा था आसिफ भाई फ्लोरिडा के अंदर। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा किस्सा बात बताऊं, ये बात याद आ गई कि उस फलस्तीनी भाई से जब मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि भाई आपको पता है कि जब दुनिया में रेवोल्यूशन आएगा तो कहां से आएगा? मैंने कहा जी कहां से आएगा? उसने कहा जी फलस्तीन से आएगा, क्योंकि हम फलस्तीनी आर द विक्टिम्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, तो पैलेस्टीनियन वुड बी द फर्स्ट टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। तो यही चीज मैंने आसिफ भाई अपने पाकिस्तानी कौम से, कोई पिछले जब से बड़े हुए हैं, बचपन से सुन रहे हैं जी, वो ग़ज़वा हिंद है जो पाकिस्तान से शुरू होनी है और पाकिस्तान बना, तो वो पैलेस्टीनियन इज ऑल थिंकिंग द सेम थिंग। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई तुम्हें तो मार पड़ रही है, तुम कहां से सोचो कि तुम, तो हर कौम सोचती है कि वो अजीम है, लेकिन ये अल्लाह ताला को पता, ये वक्त अल्लाह ताला बताएगा कि कौन सी कौम अजीम है। वैसे अपने गिरबानों में झांके तो हमें नजर आ जाएगा कि हम अजीम हैं कि नहीं। जी जी, हर कौम को यही शक है। एग्जैक्टली मैं इजिप्ट की बात करता हूँ। एग्जैक्टली स्कूल में गए, बात हुई बच्चे से, तो वो कहता है इजिप्ट सबसे अच्छा है और अजीम है हम लोग। कैसे? कहते हैं ये इतना टूरिस्ट आता है, रोजाना 10,000 बंदा आता है मुल्क में, क्यों आता है? हम अच्छे हैं तो मैं देखने आते हैं। ठीक है, हर कौम को क्या सिखा रहे हैं आप? ये जो है ना, हमें अपने आप को जो हमने स्टिग्मा लगाया, आपने अपना एक लेबल लगाया कि हम एक अजीम कौम है और हमारा किरदार चाहे कुछ भी हो लेकिन हम अजीम है। मैं अपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दोस्तों से, आसिफ भाई मेरी गुजारिश यही होगी कि खुदा का वास्ता अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर लेके आएं, वर्दी और शेरवानी की जंग छोड़ दें। ये कौम का इशू है, हमारे लोगों का, हमारी ब्लड लाइन का इशू है। अगर हमारी ब्लड लाइन ठीक हो जाए, हम लोग ये, जिस तरह हमने एक बात की कि यहाँ के एक फौजी को आप किसी भी गलत कॉन्स्पिरेसी अमेरिका के खिलाफ, उसकी मिट्टी के खिलाफ बगावत में मजबूर करें, खुदा की कसम कोई एक छोटा फौजी रिटायर्ड भी होगा वो इस कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आप ब्रॉटअप, उसके खून में ये चीज नहीं बसती। वो आपकी जुबान को समझेगा, पता नहीं आप जबरश बोल रहे हैं। लोगों ने फिर मुझसे ये बात भी की आसिफ भाई कि जी क्योंकि यहाँ पे यानी कि भूख नहीं है, अफलास नहीं है, उस फौजी को आपने सब कुछ दे दिया इसलिए वो ऐसा सोचता नहीं है। तो मैं उसके लिए आप लोगों को बावर कर दूं कि मैंने इस आर्ग्यूमेंट को विन किया हुआ। हम लोग 40-50 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे लोग यहाँ पे अभी आके नहीं बदले, जबकि यहाँ भूख और अफलास नहीं है, यहाँ पे फिर भी हमारे लोग गलत काम करते हैं। भैया भूख कौन कहता है यहाँ पे नहीं है? हाँ, जो कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, नहीं मैं नेटल में चले बिल्कुल, वो भी है, होमलेस है, हाँ जो वेटरन्स है, और नहीं सर वो भी, हाँ आगे बैठे हुए फुटपाथ पे सर, वो जो फौजी बैठेंगे हमारी हेल्प कर दो कुछ। हर जगह पे अच्छे भी बुरे भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन एक म्यार होता है उनका, एक जमीर का म्यार होता है।
वो भले फुटपाथ पे बैठा बैठे हुआ हैं, है, एग्जैक्ट, है, होमलेस है, मगर उसका जमीर जिंदा उसका है सर कौम के लिए। उसको मैं आप लोगों को दोस्तों ये बात बता दूं कि खुदा की कसम मैंने इतनी डीलिंग है मेरी इस यहाँ पे गोरों के साथ आसिफ भाई की, हम लोग हैरान हो जाते हैं इनकी मेंटालिटी को देख के। इन्हें गलत बात कई दफा समझ ही नहीं आती। कहते हैं मैं कई दोस्तों को बता चुका अपने प्लेटफॉर्म से कि मैं रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहा था, तो आसिफ मैंने एक दफा एक गोरी को कहा कि भी ये तुम अगर एजेंट को साइड पे कर दो तो डीलिंग हमारी तुम्हारी हो जाती है। अपनी अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तानी जो एक मेंटालिटी है, तो लिटरली आप यकीन करें दोस्तों, उसमें अगर वो खातून ऐसा करती तो उसको 15-20 हजार डॉलर का फायदा था। उसको ये बात समझ में नहीं है। उसने कहा कि ये जो काम होगा प्रॉपर होगा, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, जस्ट डू नॉट एवर से दिस अगेन। आपने जिस तरह पहले बताया आसिफ भाई कि एक बंदे ने आपको आपने रिश्वत का वो किसी और मुल्क में, इन कौमों को ये बात समझ नहीं आती। हमारी कौम को रिश्वत सबसे पहले समझ में आती है, आउट ऑफ द वे आउटलॉ सबसे पहले समझ में आता है। किसी सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में 200 रुपया रखें, उसको अपनी अथॉरिटी पता चल जाती है कि मैं अगले से 500 रुपया लूंगा और किसी को अंदर जाने दूंगा। ये हमारी कौम का डायलेमा है। अगर हम इन चीजों पर काबू पा लें तो कौमें बदल सकती हैं। ये जर्नैल का मसला नहीं है, ये आपके सिक्योरिटी गार्ड का भी यही मसला। आप अगर किसी भी लेवल पे चले जाएं, ऊपर से नीचे तक यही प्रॉब्लम चल रहा। बात दुरुस्त है, मगर मैं इसका ये जो अभी आप बात कर रहे हैं रिश्वत की, जी इस सारे का इल्जाम भुट्टो साहब को देता हूं। जिसको चैलेंज करना है, बिलीव मेरे से चैलेंज करें, साबित करूंगा कि ये भुट्टो साहब ने पौधा लगाया है पाकिस्तान में। ये म्यार और जमीर फरोशी का पौधे का लगाने वाले साहब, वो माली का नाम है जुल्फकार अली भुट्टो, ठीक है। भुट्टो फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो ये आज दावेदार है ना भुट्टो फैमिली के, जरा भुट्टो के दूसरे 2 भाइयों के नाम मुझे बता दें, मैं मान लेता हूँ आप जानते हैं। सर देखिए, वो पौधा उन्हीं जगहों पे परवरिश पाता है जहां पे मिट्टी के अंदर वो कशिश हो। हमारी मिट्टी में, हमारे सॉइल में, हमारे खमीर में वो कशिश थी, तो भुट्टो साहब का पौधा लग गया। ये किसी कौम में और कौम में लगाना चाहते तो नहीं लगना था। मैं आप लोगों को बता दूं, किसी और कौम में ये पौधा पलपता ना, अपनी जड़ें खोखली कर देता। ये कौम उसी कौम में लगता जिस कौम के अंदर पोटेंशियल होता। बस भाईजान, वो किसने खराब किया, किसने बनाना है उसको, किसने सुधारना? नहीं सर, लेकिन सुधारना है ना। आप ये कहते हैं कि जी ये किसी की गलती नहीं है। अगर कौम उसकी जड़ें बढ़ने नहीं देगी, उसकी जड़ों को फ्लरिश होने नहीं देगी, तो वो पौधा आगे नहीं जा सकता। कौम के अंदर पोटेंशियल होता, इसी तरह एक पोटेंशियल होता हर एक मैटर का जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको लोगों को फराहम किया। हमारा मैटर का प्रॉब्लम यह है कि हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। हम रिश्वत को अट्रैक्ट करें, झूठ को अट्रैक्ट करते हैं, हम उन तमाम गलत चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर दूसरी कौमों में ये मामलात नहीं है, हाँ अभी अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई है तो हमें अगला कदम ये होना चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें, ना कि हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करें कि वर्दी ने ऐसे किया, शेरवानी ने ऐसे किया। इन तमाम चीजों को छोड़ के अपने मॉरल्स को बेहतर करना शुरू कर दें। जज साहिबान जी अपना काम ईमानदारी से करें। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, सबको अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मगर जज साहिबान अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो ये करप्शन नहीं होगी। आप ऐसा ही होता है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जज साहिबान ही नहीं कर रहे जिनको हमने इख्तियार दिया है, ठीक है सर। जज साहिबान भी तो वो भी तो आप ही की ब्लड लाइन है ना जी, मेरी अपनी आपकी ब्लड लाइन है ना। फिर हथियार नहीं फेंकनी हमने गाजी बनना है, शहीद होना है सर। हमने हथियार नहीं फेंकने सर। सबसे पहले कौम बनानी है सर, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो वर्दी हो, चाहे वो शेरवानी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो डीसी हो, एसी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, आपका कोई चपरासी हो, कोई 18वें ग्रेड का अफसर हो। सबसे पहले कौम को बनाना, कौम के मॉरल्स को बनाना है, जिससे आप कहते हैं जमीर तैयार करना है। ये जमीर तैयार होने के बाद कौम तैयार होगी। आप लड़ते रहेंगे वर्दी और शेरवानी के जंग में, इससे हासिल कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। 32 मिनट की बहस हो चुकी है, अल्लाह ताला खैर करे, दोबारा से मुलाकात होगी। और मैं लास्ट में जाते हुए अपनी कौम से फिर कहूंगा कि रियाज खान साहब के लिए स्टैंड लें, उनको ईद से पहले वापस लाना है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।